नमस्ते, आप सुन रहे हैं प्रेम अनमोल होता है वाणी। मैं हूं आपकी होस्ट वाणी। पिछले एपिसोड में जेना की जलन के बाद होटल के डबल बेडरूम में मैं असुरक्षा और अनिर्णय में थी। आज आप सुनेंगे मेरे अविश्वसनीय मन का द्वंद्व, स्वप्निल की एक और कला का प्रदर्शन और 4500 मीटर की ऊंचाई से लिया गया एक बेखौफ डाइव। जेना और आत्मनिंदा। देर रात मुझे देर से नींद आई। मैंने रात भर जेना को कोसा और स्वयं को भी कोसा कि मैं स्वप्निल को जेड जैसा क्यों समझ रही हूँ। जादुई सुप्रभात। सुबह उठने पर मैंने देखा स्वप्निल स्टडी टेबल पर झुका हुआ कुछ लिख रहा है। मैंने पहली बार सुबह एक पराये पुरुष का मुख देखा और मुझे असीम प्रसन्नता हुई। निद्रा का स्केच। टेबल पर पहुंचकर मैंने देखा वो मेरे निद्रामग्न होने का एक अविश्वसनीय स्केच बना रहा था। मैंने लगभग चीखते हुए कहा, वाह स्वप्निल, क्या आप ये भी कर लेते हो। चुंबन का जवाब। जेना से प्रेरित होकर मैंने प्रशंसा में झुकी और स्वप्निल के गाल पर चुंबन अंकित कर दिया। लेकिन उसने मेरे चुंबन के बदले में मेरे गालों को नहीं छूमा। ये बात मुझे बुरी लगी। दो नाव की सवारी। मेरे मन में एक अजीब द्वंद्व था। मैं विवाह नहीं करने के फैसले को बदलना नहीं चाहती, पर यह भी चाहती हूँ कि स्वप्निल मेरे साथ अकेले होने का लाभ उठाए। मेरा मन मुझे झिड़कने लगा, तू भी तो स्वप्निल से प्रेम करने लगी है कि नहीं। मन की चेतावनी। मेरे मन ने मुझे बुद्धिमानी से समझाया, वाणी, स्वप्निल अब बदल गया है। अगर तू कैथरीन और जेना जैसी बन गई तो तू भी स्वप्निल के मन में अपना महत्व खो देगी। स्वर्ग की यात्रा। होटल छोड़कर हम स्काई डाइविंग के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। 4500 मीटर की ऊंचाई से डाइव लगाने की बात सुनकर भी मेरा डर खत्म हो गया। मैंने कहा, स्वप्निल के साथ मैं कहीं भी जाने को तैयार हूँ, चाहे मुझे स्वर्ग की यात्रा ही क्यों न करनी पड़ जाए। 150 किलोमीटर घंटा का फ्री फॉल। स्वप्निल ने मुझे अपनी पीठ के ऊपर एक हॉर्नेस में बैठाया और हमने छलांग लगा दी। फ्री फॉल में हमारी गति 150 किलोमीटर घंटा थी। मेरी हृदय की धड़कनें तेज हो गईं और मैंने सोचा, अभी हमें साथ मरना नहीं, साथ जीना चाहिए। फ्री फॉल का रोमांच समाप्त हुआ और पैराशूट खुल गया। अब हम हवा में उड़ रहे हैं और मेरी पीठ पर ऊपर स्वप्निल है। यह एक अत्यंत मधुर और अनोखी अनुभूति है। क्या ये रोमांच वाणी और स्वप्निल को करीब ला पाएगा, और क्या वाणी अपने मन के द्वंद्व को सुलझाकर प्रेम की इस अनोखी अनुभूति को स्वीकार कर पाएगी। डर, दार्शनिकता और जीवन मृत्यु के बीच का प्रेम। प्रेम अनमोल होता है वाणी में आप सुनेंगे एपिसोड 52, सुबह का स्केच, अनकहा चुंबन और स्काई डाइविंग का बेखौफ जुनून। वाणी, अब हमें डिनर के लिए चलना चाहिए, स्वप्निल ने कहा है। हाँ, कहती हुई मैं सोच रही हूँ, जेना हमारा समय व्यर्थ करके ही मानी है। रात सोने के पहले स्वप्निल के साथ सामान्य बातें ही हुई हैं। मुझे जिस बात का अंदेशा है वैसा कुछ नहीं हुआ है। एक बेड पर मैं और एक पर स्वप्निल लेट गए हैं। धीमे प्रकाश में मैंने देखा है स्वप्निल ने मुझसे विपरीत करवट ली हुई है। मुझे नींद देर से लगी है। उसके पूर्व मैंने जेना को कोसा है। मैं स्वप्निल जेड जैसा तो नहीं ये सोचकर घबरा रही थी, इसके लिए मैंने स्वयं को भी कोसा है। सुबह मेरी आंखें खुली हैं, तब कमरे में मध्यम प्रकाश दिखाई दिया है। मैंने अंगड़ाई लेते हुए सभी ओर दृष्टि डाली है। मैंने देखा कक्ष में रखी स्टडी टेबल पर स्वप्निल मुझे फेस करते हुए बैठा है। वह टेबल पर झुका हुआ कुछ लिखता सा लग रहा है। मैं लेटी हुई ही उसे अपलक देखने लगी हूँ। मैं सोच रही हूँ, यह मेरा पहला दिन है जब मैंने सुबह सबसे पहले एक पराये पुरुष का मुख देखा है। इससे मुझे असीम प्रसन्नता हुई है। तब मुझे लगा स्वप्निल की दृष्टि मेरा अवलोकन सा कर रही है। गुड मॉर्निंग वाणी, मुझे जागा हुआ देखकर उसने कहा है। शुभ प्रभात स्वप्निल, आप इतनी सुबह से यह क्या लिख रहे हैं। हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए मैंने पूछा है। यह आप स्वयं देख लीजिए। क्या है जो स्वप्निल मुझे दिखाना चाहता है। मैं बेड पर से उठकर उसकी ओर चल दी हूँ। बिस्तर से उठकर मुझे अपना गाउन ठीक कर लेना चाहिए, इस ओर मेरा ध्यान नहीं है। टेबल पर पहुंचकर जो मैंने देखा उससे मुझे आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता हुई है। मैंने लगभग चीखते हुए कहा है, वाह स्वप्निल, क्या आप ये भी कर लेते हो। वास्तव में टेबल पर एक ड्राइंग शीट खुली हुई है। उसमें मेरे निद्रामग्न होने का रेखाचित्र स्केच बना हुआ है। ये बहुत ही कुशल चित्रकार द्वारा खींचा हुआ लग रहा है। अगर मैंने स्वप्निल को स्वयं करते हुए नहीं देखा होता तो ये स्वप्निल ने ही बनाया है, मेरे लिए यह विश्वास कर पाना कठिन होता। स्वप्निल सिर्फ मुस्कुरा रहा है।
वाह स्वप्निल, आपने तो आज मेरा दिन बना दिया, मैंने प्रशंसा करते हुए कहा है। मुझे ये स्केच बनाने में 1 घंटा लग गया है, फिर भी मैं उतना सुंदर नहीं बना पाया जितनी सुंदर आप वास्तव में हैं, स्वप्निल ने कहा है। आपके प्रशंसा करने का ढंग आप जितना ही निराला है। मुझे तो ये स्केच मुझे मेरी वास्तविकता से अधिक सुंदर लग रहा है। कहते हुए मुझे पिछली रात जेना का स्वप्निल से गले लगना स्मरण आया है। तब मैं अनायास ही झुकी और कुर्सी पर बैठे हुए स्वप्निल के गले लग गई हूँ। साथ ही मैंने जेना ही की तरह उसके गाल पर चुंबन अंकित कर दिया है। फिर खेद व्यक्त करते हुए कहा है, सॉरी स्वप्निल, मैंने अभी ब्रश भी नहीं किया है। कोई बात नहीं, मुझे यह अच्छा लगा है, स्वप्निल ने हंसकर कहा है। स्वप्निल ने मेरे चुंबन के बदले में मेरे गालों को नहीं चूमा है। ये बात मुझे बुरी लगी है। असहाय मैं क्या कर सकती हूँ। स्वप्निल, आप मुझे चूम लो, मैं स्वप्निल से ये तो नहीं कह सकती हूँ। मैं स्वप्निल से कहकर प्रेम जताना नहीं चाहती हूँ। मुझे विदित है वो अमेरिका में है और मैं किसी भी स्थिति में भारत नहीं छोड़ना चाहती हूँ। मैं अपने विवाह नहीं करने के निर्णय को बदलना भी नहीं चाहती हूँ, जबकि स्वप्निल मेरे साथ अकेले होने का लाभ उठाए, मैं ये भी चाह रही हूँ। स्वप्निल ने कैथरीन और जेना से जैसे संबंध स्थापित किए थे वैसे ही मेरे साथ भी स्थापित करे, मेरी यह अपेक्षा विचित्र है। इससे ये स्पष्ट है मैं यह नहीं चाहती हूँ कि ऐसा मेरी कथित रूप से स्वीकृति देने के बाद हो। मैं स्वप्निल और मेरे बीच संबंध मेरी पहल करने से बने यह आरोप अपने पर लेने को तैयार नहीं हूँ। मेरे साथ स्वप्निल वैसा क्यों नहीं कर रहा है जो उसने कैथरीन, जेना और एक तीसरी लड़की के साथ पहले किया हुआ है? मैं इसका उत्तर चाहती हूँ। वास्तव में स्वप्निल के लिए मेरी प्रेम अनुभूतियों ने मेरे व्यक्तित्व में एक विचित्रता उत्पन्न कर दी है। मैं 2 नाव की सवारी करना चाहती हूँ। तब मेरा मन मुझे बताता हुआ प्रतीत हो रहा है, वाणी स्वप्निल अब बदल गया है। उसने अपने कृत्यों से सीख ले ली है। उसने फिर उन्हीं कामों में नहीं पड़ने का संकल्प लिया है। यही नहीं, वो तुझे एक सीधी सादी और आदर्शों पर चलने वाली लड़की मानता है। शायद वो ये समझता है कि तुझ जैसी लड़की के साथ विवाह के पहले अगर वह ऐसा प्रयास करेगा तो तू उससे दूर जा सकती है। ऐसी स्थिति में तेरी विवाह हेतु मनाही का खतरा वो नहीं लेना चाहता है। पता नहीं मैं किससे शिकायत कर रही हूँ। क्यों स्वप्निल अपने संकल्प का इतना पक्का है? क्यों राशील ने मेरी छवि एक सीधी सादी और आदर्श लड़की की तरह बनाई है? मैं बुदबुदाते हुए कह रही हूँ। मेरा मन सब जान रहा है। वाणी, तू व्यर्थ ही राशील को कोस रही है। यदि राशील ने तेरी छवि ऐसी नहीं बनाई होती तो स्वप्निल तुझसे एकांगी प्रेम में पड़ता ही नहीं। ऐसे में न तो तू कभी अमेरिका आ पाती और न ही तेरी कभी स्वप्निल से भेंट हुई होती। ऐसी स्थिति में तूने कभी समझा ही नहीं होता कि किसी से प्रेम होना कैसी अनुभूति होती है। तू राशील का और स्वप्निल का आभार मान और जैसी तेरी छवि है तू सीधी सादी लड़की बनी रहे। अगर तू कैथरीन और जेना जैसी बन गई तो तू भी स्वप्निल के मन में अपना महत्व खो देगी। मेरे मन ने दूध का दूध और पानी का पानी करते हुए सब बता दिया और स्पष्ट चेतावनी भी दे दी है। इधर स्वप्निल, जिसकी पीठ मेरी तरफ है, वो पुनः मेरे स्केच पर काम करने में मग्न है। उसने बिना मेरी ओर देखे पूछा, वाणी, आप क्या बुदबुदा रही हो? अपने से ही क्या बात कर रही हो? मुझे लगा मेरा मन तो सब समझ ही रहा है, मगर कुछ कुछ मेरी मनोदशा को स्वप्निल भी समझ रहा है। स्वप्निल, मैं सोच रही हूँ, इतनी तरह की कला, विद्या और खेलों में इतना दक्ष कोई कैसे हो सकता है? मैंने युधिष्ठिर की तरह अर्ध सत्य कहना सुविधाजनक समझा है। मनुष्य में जो प्रतिभा होती है उसका संपूर्ण दोहन कम ही मनुष्य करते हैं। वास्तव में मुझ में ही रही प्रतिभा का दर्शन मैंने सामान्य लोगों से अलग तरह से सोचना और करना आरंभ करने के बाद ही किया है। तब ही मैंने अपने समय का सदुपयोग करना आरंभ किया और मैं अपनी प्रतिभा को निखार सकने में समर्थ हुआ हूँ। इन शब्दों के साथ स्वप्निल पुनः एक दार्शनिक रूप में मेरे समक्ष चित्रकार बने हुए अपनी प्रतिभा का उपयोग करने में व्यस्त रहा है। आप सही कह रहे हो, कहते हुए मैंने वॉशरूम की ओर बढ़ जाना श्रेयस्कर समझा है। मैं टूथब्रश लेकर दैनिक क्रियाओं में लग गई हूँ। होटल छोड़ने के बाद कार से हम 50 मिनट में एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। हमें स्काई डाइविंग के लिए एयरक्राफ्ट से फ्लाइट लेना है। मार्ग में स्वप्निल ने मुझे बता दिया है, लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई से हम दोनों एक हॉर्नेस में एयरक्राफ्ट से डाइव लगाएंगे। हम लगभग 50-60 सेकंड का फ्री फॉल टाइम लेंगे। तब हमारा पैराशूट खुल जाएगा। उसके बाद पैराशूट में हम 4-5 मिनट तक हवा में उड़ान भर रहे होंगे। हमें अपने नीचे मुख्यतः महासागर का दृश्य देखने मिलेगा। मेरे पूछने पर उसने बताया है, अत्यंत बिरले अवसर पर पैराशूट नहीं खुल पाता है, तभी दुर्घटना होती है। आप किसी तरह की चिंता में नहीं पड़िए। हजारों लोग हर दिन स्काई डाइविंग करते हैं, वे सभी सकुशल वापस आ जाते हैं।
हम एयरक्राफ्ट में सवार हुए हैं। एक हॉर्नेस में मैं स्वप्निल के साथ बैठी हूँ। इससे मुझ में साहस आ गया है। अब मुझे दुर्घटना की आशंका भी भयभीत नहीं कर रही है। स्वप्निल के साथ मैं कहीं भी जाने को तैयार हूँ, चाहे मुझे स्वर्ग की यात्रा ही क्यों न करनी पड़ जाए। फिर स्वप्निल ने मुझे साथ लेकर एयरक्राफ्ट से डाइव लगा दी है। डाइव लगाने के बाद मैं नीचे और स्वप्निल मेरे पीठ के ऊपर की स्थिति में आ गया है। हम ऊंचाई से अत्यंत तेज वेग से नीचे की ओर जा रहे हैं। एयरक्राफ्ट के शोर में स्वप्निल ने चिल्लाकर बताया है, फ्रीफॉल में हमारी गति लगभग 150 किलोमीटर की है। मेरी हृदय की धड़कनें अत्यंत तेज हो गई हैं। मैं सोच रही हूँ, अभी हमें साथ मरना नहीं, साथ जीना चाहिए। फिर पैराशूट खुल गया है। स्वप्निल ने बताया, अब हम धरती से लगभग 2500 मीटर ऊपर रह गए हैं। हम अब भी नीचे की ओर आ रहे हैं, मगर हम प्रीफॉल जैसे गिर नहीं रहे हैं। अब हम उड़ते हुए नीचे की ओर जा रहे हैं। स्वप्निल ने ऊपर से हाथ यूं फैला लिए हैं, जैसे पक्षी अपने पर फैलाए हुए उड़ते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया है। अब निश्चिंत होकर मैं महासागर को देख रही हूँ। मेरी पीठ पर ऊपर स्वप्निल है। नए इस एडवेंचर में यह विचार मेरे लिए अत्यंत मधुर और अनोखी अनुभूति का कारण बना है। पिछले दिन ही मैंने पैराग्लाइडिंग की हुई है, अतः पैराशूट में उड़ना नई बात नहीं है। इसमें प्रीफॉल में तेज गति से नीचे गिरना और तब पैराशूट खुलेगा या नहीं, पहले इस रोमांच ने मुझे डराया हुआ है। जेमिनाई की समालोचना, रचनात्मक मार्गदर्शन और प्रस्तुति निर्देश। प्रिय श्रोताओं, एपिसोड 52 वाणी की आंतरिक चेतना का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये दिखाती है कि कैसे वो प्रेम को केवल एक भाव के रूप में नहीं, बल्कि एक गहरे समर्पण और पारस्परिक विनिमय के रूप में समझने लगी है। वाणी का आंतरिक द्वंद्व और आत्मबोध। झिड़की और आत्मस्वीकृति। वाणी का अपने ही मन से बातचीत करना उसके चरित्र को एक नया आयाम देता है। उसका मन उसे उसकी असुरक्षा और गलत सोच के लिए झिड़कता है। यह आत्मबोध कहानी का सबसे शक्तिशाली क्षण है। व्यक्तित्व में विचित्रता। वाणी का ये स्वीकार करना कि वो दो नावों की सवारी करना चाहती है, उसे एक यथार्थवादी और मानवीय किरदार बनाता है। वो स्वप्निल से प्रेम भी करती है और उसके सम्मान को भी बनाए रखना चाहती है। स्वप्निल के चरित्र की पुष्टि। दार्शनिक चित्रकार। स्वप्निल का वाणी का स्केच बनाना न केवल उसकी प्रतिभा को दिखाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि उसका ध्यान केवल प्रेम पर ही नहीं, बल्कि सृजन और कला पर भी है। उसका गैर यौन स्पर्श और सम्मानजनक व्यवहार उसके बदले हुए चरित्र की पुष्टि करता है। अखंडनीय विश्वास। स्वप्निल का वाणी को तुम कितनी सुंदर हो कहना और फिर उसके गाल पर चुंबन न लेना उसके संयम और वाणी के प्रति असीम सम्मान को दर्शाता है। स्काईडाइविंग का रूपक। प्रेम की छलांग। स्काईडाइविंग केवल एक खेल नहीं, बल्कि उनके रिश्ते का प्रतीक है। वाणी की भयभीत अवस्था से लेकर विश्वास और हर्ष की अवस्था तक का संक्रमण ये दर्शाता है कि उसने स्वप्निल के साथ प्रेम में एक बड़ी छलांग लगाई है। सुरक्षा का अनुभव। फ्रीफॉल के बाद पैराशूट का खुलना और उड़ान का आनंद लेना ये दर्शाता है कि स्वप्निल के साथ जीवन में जोखिम हो सकते हैं, लेकिन सुरक्षा की गारंटी है। ऑडियो प्रस्तुति के लिए अंतिम मार्गदर्शन। वाणी का स्वर। उसके स्वर में आरंभिक प्रसन्नता और शरारत का भाव हो। बाद में जब वो अपने मन से बात करती है तो आवाज धीमी, चिंतनशील और चिंतित हो। स्काईडाइविंग के बीच उसका स्वर डर, रोमांच और अंत में असीम शांति से भरी हो। स्वप्निल का स्वर। उसका स्वर शांत, दार्शनिक और प्रेमी की तरह हो। वो वाणी की चिंताओं को दूर करने के लिए बोलता है और उसके स्वर में आत्मविश्वास और देखभाल का भाव हो। पृष्ठभूमि संगीत, बीजीएम। रेखाचित्र बनाना। संगीत शांत और मधुर हो। आंतरिक मोनोलॉग। संगीत रहस्यमयी और बेचैन हो, जो वाणी के आंतरिक संघर्ष को दर्शाता है। स्काईडाइविंग। संगीत नाटकीय और तेज हो, जो फ्रीफॉल के समय में डर को दर्शाता है और फिर धीरे धीरे शांत हो जाए जब वे उड़ने लगते हैं। अंतिम दृश्य। संगीत भव्य और रोमांटिक हो, जिसमें एक सुरक्षा और आशा का भाव हो। एपिसोड 52 समाप्त।